हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट टुडे आई वुड वांट टू टेक अ मिनट और टू फ्रॉम योर स्केड्यूल बिकॉज आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बात पता है कि चैनल को शुरू हुए 5 महीने हो गए हैं एंड देयर हैजंट बीन अ सिंगल डे व्हेन अ वीडियो वाज नॉट अपलोडेड ऑन द चैनल। So I just want to say one thing that everything is in front of you. The channel isn't really doing very well. I'm really gladdened and heartened by the fact that I'm helping out people. Truly, and there's no doubt about that. But I hope अगर आप इसकी एक practical aspect को देखेंगे, then beyond a point it would not be possible for me to sustain here because it takes a very substantial amount of my day's time to make these videos, and these videos aren't doing that well. So then I come to a conclusion that maybe there's no demand of the content that I'm creating. Maybe that is why YouTube isn't pushing it, and all of that. तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं और आप यू नो चाहते हैं कि ये चैनल सस्टेन्ड रहे, वीडियोस चाहे वो विजन आईएएस की मैगजीन की एक्सप्लेनेशन हो और ये डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हो, इफ़ यू वांट दैट द चैनल शुड स्टे, शुड स्टैंड, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज हेल्प this channel reach a particular point, प्लीज हेल्प द चैनल गेट अ पुश। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, यूट्यूब वुड रिकग्नाइज ओके फाइन देयर इज अ वीडियो विच इज ऑफ सम गुड कंटेंट एंड इट वुड पुश इट फर्दर। और साथ ही में इफ यू हैव बीन वाचिंग द वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस एंड यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, प्लीज डू दैट। इफ यू नो एनीवन, आपके कोई फ्रेंड्स हैं who's been struggling with the vision IAS की magazines or the newspaper reading, you can let them know also about the channel. So that's it, without wasting much time. ओके तो आज की वीडियो का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, पर ये आर्टिकल से रिलेटेड द हिंदू में भी एक आर्टिकल आया है, तो हम दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें, इन दोनों आर्टिकल से हमें बेसिकली दो डिबेट्स डिस्कस करनी है। टर्की साउदी कंडेम तालिबान बैन ऑन विमेन अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज। हम पहले ये देखेंगे कि टर्की और सऊदी अरेबिया ने क्या अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं तालिबान के बैन के ऊपर, और फिर हम इंडिया का स्टैंड देखेंगे जो द हिंदू में आया है। और दो डिबेट्स बेसिकली कि स्टेट राइट्स और ह्यूमन राइट्स की जो डिबेट है उसमें कौन जीतता है एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये आपके एस्से के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन विमेन, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन एस्से, और ये ना ही केवल आपके एस्से के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, GS2 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान पे अगर इंडिया का स्टैंड पूछा जाए तो कौन सा रेजोल्यूशन लिखना है, हम सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तालिबान के जो तालिबान गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिफेंड किया है अपने डिसीजन को, जो उन्होंने बैन लगाया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे जो विमेन को दी जा रही थी अभी तक। उन्होंने कहा है कि देखिए, इस्लाम उनका जो अगर हम पास्ट उठा के देखें तो इज बीन वेरी फर्म अबाउट द फैक्ट कि इस्लाम और हायर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स दे डू नॉट गो टुगेदर। तो ये अफगान वैल्यूज के खिलाफ है कि विमेन को एक पॉइंट के बाद और पढ़ाया जाए। सो टिल 6th grade इट्स फाइन बिकॉज दैट्स द बेसिक एजुकेशन जो विमेन को मिलनी चाहिए, लड़कियों को मिलनी चाहिए। बियॉन्ड दैट इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, तो डिस्कसिंग द मैटर, जो बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहम्मद नदीम, उन्होंने बोला है कि ये जो बैन है इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ जेंडर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड बिकॉज ही बिलीव्स दैट सम सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट वायलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। इसीलिए जब तक फर्दर नोटिस नहीं आ जाता तब तक एवरीबडी विल हैव टू वेट। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जितना बैकलैश मिल रहा है वो गलत है, क्योंकि हो सकता है कि हम अपने ऑर्डर को रिव्यू कर दें। आपको ये बात पता है कि अफगान की विमेन दे वर क्राइंग, दे वर हगिंग ईच अदर बिफोर लीविंग देयर कैंपसेस। ये सब कुछ हमने कल डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा है कि हम 3 महीने तक वेट करेंगे और उसके बाद एक कॉल जो मेल स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं हायर यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने भी बोला है कि फिर हम भी कॉलेजेस को बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे, यूनिवर्सिटीज बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे। जब यूनिवर्सिटीज खाली पड़ी रहेंगी तो ऑफकोर्स विमेन को भी दोबारा फोर्स हो जाएगा तालिबान बुलाने के लिए। अब ये कितना हो पाएगा पॉसिबल, ये सच में कॉन्क्रीट टर्म्स में होगा नहीं होगा, दैट ऑफकोर्स द टाइम विल टेल। Okay, in an interview with Afghan television,
नदीम पुश्ड बैक अगेंस्ट द वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंडमेशन इंक्लूडिंग, अब देखिए ये कंडमेशन यूके, यूएस, ये लिबरल कंट्रीज, इससे एक्सपेक्टेड ही था कि आएगा, पर ये कंडमेशन इस्लामिक कंट्री से भी आया है, स्पेशली टर्की और सऊदी अरेबिया से। तो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कि उन्होंने बोला है कि ये जो बैन है ये ना ही इस्लामिक है ना ही ह्यूमेन है, तो ये इस्लाम के टेनेट्स के भी खिलाफ है और ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। सऊदी अरेबिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला दैट दे आर एस्टोनिश्ड एंड दे फील रिग्रेट कि अफगान विमेन को अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये हमने एक बेसिक चीज देख ली। देखिए अगर हम उस डिबेट की बात करें तो बार बार ये बोला जाता है कि नेशन स्टेट के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो आप अपने इंटरनेशनल अफेयर्स वाला सेक्शन जब आप GS2 के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप उसमें ये पढ़ते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक डिबेट उसमें आती है कि क्या स्टेट राइट्स ज्यादा बड़े हैं कि उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा। ग्लोबल पुलिसमैन जो यूएस से बार बार खुद के लिए बन जाता है वो क्या होना चाहिए, या फिर व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग। लेकिन इसकी काउंटर डिबेट ये कहती है कि जो नेशन स्टेट है जो गवर्नमेंट है, वो बनाई क्यों गई है। आपको याद होगा प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2021 के क्वेश्चन एक था 2021 के पेपर में कि व्हाट इज द स्टेट, आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 4 टेनेट्स थे। एक स्टेट के 4 टेनेट्स होते हैं, टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है, राइट, ये सब कुछ, तो सोवरेनिटी होती है। तो देखिए स्टेट जब बना था, है ना, अनार्की को खत्म करने के लिए, लॉलेसनेस को खत्म करने के लिए स्टेट को लाया गया था। स्टेट जब बनी तो एक टेनेट उसका पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन टेनेट इसीलिए है क्योंकि उस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो ह्यूमन राइट्स और स्टेट राइट्स का जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, ये तो बल्कि अलाइनमेंट में है, क्योंकि स्टेट का राइट, स्टेट की ड्यूटी दोनों एक ही है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल। नो, इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल करके अगर एथिक्स में क्वेश्चन आ जाता है तो एथिक्स में भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। बेसिक नेशनल एजुकेशन पे, एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आया है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सावित्री बाई फूले, औरबिंदो पे मैंने आपको बताया है, या अंबेडकर पे क्वेश्चन आ सकता है कि अंबेडकर के मॉरल मोरालिटी और डेमोक्रेसी में क्या अलाइनमेंट थी एंड ऑल ऑफ दैट। सो विदाउट डाइग्रेसिंग मोर, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि देयर इज नो जो ये जो है कि नेशन स्टेट और ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्सेप्ट है। मतलब ह्यूमन राइट्स जो है दे डू नॉट नो एनी बॉर्डर्स। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो वो यूएस के लोगों को भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना यूएस के साथ अगर कुछ होगा और हमें इफेक्ट करेगा, बिकॉज वो वहां पे नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये सब कुछ कहानी जो होती है, क्योंकि आपको पता है ऐसे भी अब बहुत फिलोसॉफिकल होने लगे हैं, तो ये आपको वहां लिखनी है। ओके, पर अभी तो हमने एसे के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख लिया। नाउ स्ट्रिक्टली अगर हम GS2 के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का जो स्टैंड है वो आपको मेंशन करना है। अगर अफगानिस्तान पे कोई क्वेश्चन आता है, फुल फ्लेजेड अगर आता है क्वेश्चन, देयर कैन नॉट बी अ कंप्लीट आंसर विदाउट द मेंशन ऑफ UNSC रेजोल्यूशन 2593। ओके, इसके अगर एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, आंसर चेक कर रहा है, और वो ढूंढेगा, ही वुड एक्चुअली लुक फॉर दिस पर्टिकुलर मेंशन ऑफ UNSC रेजोल्यूशन 2593 ऑन अफगान। तो ये क्या है, उससे पहले हम बेसिकली इस आर्टिकल की कर्सरी रीडिंग देते हैं। तो देखिए इंडिया ने थर्सडे को कहा है कि हम काफी कंसर्न है, ये जो डिक्री इशू की गई है तालिबान द्वारा, बैनिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर विमेन इन अफगानिस्तान। उन्होंने तालिबान को याद दिलाया है कि देखिए आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 2593। अब देखिए ये यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन क्या है 2593। तो जैसे कि जो कुछ स्पेसिफिक UNSC रेजोल्यूशन, जैसे टेररिज्म के लिए 1267 कमीशन है ना, कमिटी है, तो ये सब कुछ आपको याद होने चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन 2593 बेसिकली 30 अगस्त 2021 को अडॉप्ट किया गया था, जब बेसिकली काबुल का टेक ओवर हुआ तालिबान से एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें बहुत सारे टेनेट्स हैं, और हमने भारत ने बेसिकली इसको यहाँ पे क्यों कोट किया है, क्योंकि इसका एक पार्ट है वो ये कहता है कि तालिबान would uphold human rights including for women and children।
लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। अगर तालिबान, क्योंकि आपको ये बात भी पता है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो और अफगानिस्तान का तालिबान मिलने की बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत सारे टेरर अटैक्स हम पाकिस्तान में देख रहे हैं तहरीके तालिबान द्वारा, ठीक है, जो पाकिस्तान का तालिबान है। तो आप ये वाला रेजोल्यूशन वहां भी कोट करेंगे अगर टेररिज्म तालिबान ऐसा कुछ बहुत ऑल एनकम्पासिंग क्वेश्चन आया, क्योंकि ये रेजोल्यूशन ये भी कहता है कि आप अपनी सॉइल को, अफगान की सॉइल को किसी भी पर्टिकुलर टेरर अटैक के लिए यूज नहीं होने देंगे, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, या फिर आप किसी भी टेररिस्ट को शेल्टर नहीं देंगे, आप किसी भी टेररिस्ट को ट्रेन नहीं करेंगे। सो देयर हैज टू बी अ मेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब देखिए ये इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड द कॉज ऑफ विमेन एजुकेशन इन अफगानिस्तान। वी हैव एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दैट रिस्पेक्ट्स द राइट्स ऑफ ऑल अफगान्स एंड इंश्योर्स द इक्वल राइट्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अफगान सोसाइटी। अब देखिए क्या है कि ओके, अब मैं आपको दो तीन बातें और बताना चाहती हूँ जो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हमने कल भी एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें ये लिखा था दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया हैज टू सीवियर इट्स टाइज विद तालिबान। हमने सिराजुद्दीन हक्कानी, जिन्होंने बेसिकली हमारे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के हमारे ऑफिशियल्स के खिलाफ काफी सारे टेरर अटैक्स किए हैं, किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं इंडियंस की, हमने उनके साथ बातचीत की है। अब भारत सरकार ने इसको डिफेंड किया है कि देखिए अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचाना है, जो कहीं ना कहीं वैलिड भी है, देखिए कि अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना है तो ऑफ कोर्स अब तालिबान ही गवर्नमेंट है तो उनको तो पहुंचाना पड़ेगा ना, कि वहां पे इतनी पॉवर्टी है या खाना नहीं है, गेहूं पहुंचाना है तो वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो इसीलिए थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी। तो इंडिया ने अपने स्टैंड को इस तरह से डिफेंड किया है। लेकिन इससे तालिबान को एक बूस्ट मिलता है, तालिबान को ये बात पता चल गई है, इसीलिए वो बहुत बोल्डली धीरे 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 हर वो स्टेप उन्होंने खत्म कर दिया लेके, जो एक टाइम पे उन्होंने कहा था दिस इज तालिबान 2.0 एंड वी आर अ न्यू तालिबान, हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। दोहा टॉक्स में उन्होंने ये अग्रीमेंट की। तो अगर आप अफगानिस्तान पे आंसर लिख रहे हैं, दोहा टॉक्स, यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593, ये सब कुछ लिखे बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता। कैसे इंडिया ने पास्ट में सलमा डैम बनाया, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बनाया, ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, यू विल हैव टू मेंशन देम, ठीक है। तो इंडिया के क्रिटिसिज्म के लेकिन इंडिया को बोला जा रहा है कि इससे क्या होता है कि तालिबान को एक बूस्ट मिल जाता है, कि कोई बात नहीं, एक पॉइंट के बाद सब इंटरनेशनल कम्युनिटी भूल ही गई। आपने कितना तालिबान के बारे में या अफगानिस्तान के बारे में, एक महीना चला, मैक्सिमम एक महीना चला, उसके बाद एवरीथिंग केम टू अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता चल ही गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लेजिटिमाइज भी कर दी ऑलमोस्ट उनको, ऑल्दो किसी ने उनके साथ ऑफिशियली किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान की सरकार को, लेकिन इंडिया और बहुत सारे 12 से 13 एम्बेसीज वहाँ ऑपरेशनल हैं अभी भी। तो उनको लग रहा है कि ओके फाइन, ये भी थोड़ी देर बैकलैश आएगा, उसके बाद इट वुड बिकम बिजनेस एज यूजुअल सबके लिए। तो ये बेसिकली तालिबान को काफी बूस्ट देता है। अब हम इंडियन एक्सप्रेस के बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और बाकी फिर द हिंदू के जितने बचे हैं वी विल स्विच ऑन टू देम। Okay, Japan reverses nuclear phase out plan adopted after Fukushima। तो ये देखिए क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस आर्टिकल के भी हम कंजंक्शन में एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का ही, और क्या दोनों में लिंक है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें, थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड। जो आपको पता है कि जापान में ऑलरेडी उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजी निकाली है अपनी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि हम अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 2% ऑफ जीडीपी तक स्पाइक कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पे चाइना ने अपना एंग्विश दिखाया है कि जापान इज रिवर्सिंग, वो अपने इंपीरियल पास्ट को दोबारा चला जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया ने अपना एंग्विश दिखाया है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक बुलिस्टिक मिसाइल रेंज टेस्ट करके कि हम ये जापान तक स्ट्राइक कर सकती है, ऐसा करने की कोशिश की है, डिपिक्ट किया है दैट वी आरंट रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तो ये सब कुछ आप जानते हैं। अब एक और रिवर्सल हम जापान की देखिए, जापान इज अ वेरी स्पेशल कंट्री बिकॉज जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें एक पीस क्लॉज है बेसिकली, जो आर्टिकल 9 है ना, आर्टिकल 9 का क्लॉज 1 जो ये कहता है कि हम वॉर को कभी भी एक ऑप्शन ही नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो आप इसीलिए उनके पास
किसी तरह की मिलिट्री भी नहीं है, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं। तो अगर कल को जापान पे कोई थ्रेट आता है तो उसे यूएसए की न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोटेक्ट करेगी। ये सब कुछ बेसिक है जो आपको पता है, लेकिन अब जापान ने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिवाइवल के साथ साथ एक और रिवर्सल किया है। अब इसका क्या स्ट्रेटेजिक एंगल है या सिर्फ और सिर्फ इसका इन्वायरमेंटल एंगल है, ये ऑफ कोर्स टाइम विल टेल, पर उसी के वेक में हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जापान ने अडॉप्ट किया है एक प्लान को कि वो बेसिकली क्या करेंगे, इट वुड एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, रिप्लेस। अब देखिए इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हैं कि बेसिकली ओके देखिए, एक और आपको आर्टिकल याद होगा, हमने इंडियन एक्सप्रेस में ही डिस्कस किया था, जिसमें जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने क्या बोला था, उनके ऑफिशियल ने, कि ऑल्दो जो अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन का जो न्यूक्लियर प्लांट है ज़ैपोरिजिया, उसके ऊपर इतनी जो शेलिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है और जो न्यूक्लियर डिजास्टर के रिस्क हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक ऐसा पूरे संसार ने समझना शुरू कर दिया था कि शायद अब लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे निर्भर रहना छोड़ देंगे, उसको बनाना छोड़ देंगे, बिल्डअप करना छोड़ देंगे और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, सोलर, इस पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे अपने क्लाइमेट टारगेट्स को मीट करने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट में सबने साइन किए हैं, ठीक है। ऐसा लेकिन हो नहीं रहा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा इट इज क्वाइट द ऑपोजिट। ये हो रहा है कि पोलैंड, टर्की, ये बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए सोलर पावर चाहे विंड पावर, ये दोनों ही बहुत वॉलेटाइल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। आप इससे एक परसिस्टेंट अपना पावर नहीं जनरेट कर सकते। तो न्यूक्लियर एनर्जी बिल्डअप हर कंट्री को करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट डबल या 4 फोल्ड अपना न्यूक्लियर एनर्जी बिल्डअप सबको करना पड़ेगा, तब जाके उनका टारगेट पूरा होगा। एंड हेंस एवरीबडी इज डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी सेटअप्स इन देयर कंट्रीज, बी इट पोलैंड, बी इट इंडिया, बी इट जापान। जापान ऑफ कोर्स एक नई कंट्री यहाँ पे दिख गई है। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंटल एंगल ही है इसका अभी प्रेजेंटली। इन द फेस ऑफ अभी ये क्या करेंगे, इससे बेसिकली अंडर न्यू पॉलिसी जापान क्या करेगा, जो उनके एग्जिस्टिंग रिएक्टर्स हैं उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको मैक्सिमल जितना आप रीस्टार्ट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए कहीं कहीं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी ऑपरेशनल लाइफ 60 ईयर तक ही है, कहीं की बहुत कम है, तो उसकी ऑपरेशनल लाइफ को बढ़ाने की कोशिश। और साथ ही में गवर्नमेंट ने ये भी कहा है हम जो नई एज के न्यू एज जनरेटर न्यू जनरेशन रिएक्टर्स हैं, मॉडिफिकेशन है, अपडेशन है बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, उसकी टेक्नोलॉजी की, हम वो भी करेंगे। तो बेसिकली एक रिवर्सल कब लिया था, ओके हम रिवर्सल किस चीज से, आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दैट। अब देखिए आप ये जानते हैं कि जापान में एक फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था। ओके, उसके बाद जापान ने कहा था कि हम 2030 तक एटॉमिक एनर्जी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिल्कुल गिव अप कर देंगे, फेज आउट कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर क्या था, ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था जापान में 2011 में। और ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट क्यों हुआ था, इसका अप्रोक्सीमेट कॉज एक बेसिकली अर्थक्वेक और सुनामी जो आई थी जापान में, उसकी वजह से क्या हुआ था, इट वाज अराउंड 11 मार्च 2011। तो एक अर्थक्वेक आया था, ठीक है, और उस अर्थक्वेक ने एक बहुत पावरफुल सुनामी को ट्रिगर किया। और उस सुनामी से बेसिकली क्या हुआ कि 13 to 14 मीटर हाई वेव्स उससे बेसिकली जनरेट हुई, जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट के इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स को डैमेज कर दिया। तो इस वजह से ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। इट वाज वेरी वेरी हॉरिबल। ये आप कह सकते हैं इट वाज द मोस्ट सीवियर न्यूक्लियर डिजास्टर सिंस द चेर्नोबिल डिजास्टर जो 1986 में आपको पता है जो यूएसएसआर में हुआ था। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बार बार यूनाइटेड नेशंस द्वारा, हर कंट्री द्वारा ये बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स एक न्यूक्लियर थ्रेट जो परसिस्टेंट है, क्योंकि रशिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो बार बार उसने रिसेंटली थ्रेटन किया कि हमारे पास हर तरह का ऑप्शन हमारे डिस्पोजल पे हमने रखा है, तो उसमें न्यूक्लियर
वॉर भी आता है। तो एक न्यूक्लियर एंगल यहाँ से आ गया। दूसरा न्यूक्लियर एंगल कहाँ से आता है कि जो ज़ैपोरिजिया जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो रिस्क पे है, ठीक है। तो बार बार यूनाइटेड नेशंस की टीम वहां जा रही है सो दैट इट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी का क्वेश्चन, और जो एशिया में न्यूक्लियर क्वेश्चन का रिवाइवल हुआ है, और अब हम देखेंगे इसका, और इसीलिए देखिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बिलीव करते हैं, इन द सेंस कि जब तक हम पे अटैक नहीं होगा हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। और चाइना भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ही है उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूक्लियर क्वेश्चन का रिवाइवल हो रहा है वो एशिया में हो रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन आए दैट देयर इज अ रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर क्वेश्चन इन द एशिया पैसिफिक रीजन, एंड व्हाट इज द इंडियाज स्टैंड एंड वेयर डज द कंट्री इंडिया लाई इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, इस पे अगर क्वेश्चन आता है GS2 में, सो यू विल हैव टू राइट अ गुड आंसर। अब एशिया में क्या हो रहा है, सबसे पहला तो जो आंसर आप लिखेंगे आंसर में पॉइंट, वो जापान का, कि जापान ने अब बेसिकली एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को अपनाया है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। साथ ही में आप ऑकस के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है, लेकिन उसको न्यूक्लियर सबमरीन देने की बात की जा रही है यूके के साथ साथ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, साथ ही में अगर आप इंडिया को इसमें प्लेस करने की कोशिश करें तो एशिया में चाइना की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। चाइना एक, ऑफ कोर्स, जब जापान ने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी वो लोग लेके आए, उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि बेसिकली रशिया की वॉर के बाद हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि एक बड़ी बिग बुलिंग जो स्टेट होती है, हमारी नेबरिंग स्टेट होती है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, वो कभी भी थ्रेटन कर सकते हैं आपको, और इसके वेक में हम चुप नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन मेरी ये ड्यूटी है, किशीदा ने कहा कि मैं अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करूं, ओके तो मुझे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो ये जो यहाँ पे न्यूक्लियर क्वेश्चन उठ रहा है, रिवाइवल आप ऐसा लिखेंगे कि वो जो बेसिकली रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है वहां से रिवाइव होना शुरू हुआ है, ठीक है। अब साथ ही में इंडिया और पाकिस्तान के पास भी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है। नाउ इंडिया इज ऑफ कोर्स सैंडविच्ड बिटवीन टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ऑल्दो हम भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, पर पाकिस्तान यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, यहाँ पे चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। लेकिन अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी इंडिया जापान पे क्वेश्चन आए, न्यूक्लियर क्वेश्चन इन एशिया पे क्वेश्चन आए, तो आपको ये सजेशन लिखनी है जो राज मेनन ने यहाँ पे दी है। अब ओके, सो वी विल रीड इट फर्स्ट, फिर उसके बाद हम जो पॉइंट हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है हम वो देखेंगे। जब देखिए ऑकस को अनाउंस किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑकस क्या है। तो ये यूएसए द्वारा जब अनाउंस किया गया था बेसिकली, तो ये हमारे लिए एक लो पॉइंट था, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक लो पॉइंट था, क्योंकि हमें भी इंटीमेट नहीं किया गया था इसके बारे में, हमें कुछ भी नहीं पता था, और ऑकस का पार्ट इंडिया नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने ये बोला कि इसीलिए हुआ, इट वाज मोस्ट प्रोबेबली कॉज्ड बाय अ मिस्टेकन परसेप्शन, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में जब इंडो ही नहीं है तो आप कौन सी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यूएसए ने उस समय पे ये सोचा कि जो कैनबरा है, जो ऑस्ट्रेलिया है, वो शायद ज्यादा एक रिलायबल अलाय होगा यूएस का बीजिंग के खिलाफ। तो न्यू दिल्ली से अच्छा पार्टनर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर हम उनका न्यूक्लियर स्ट्रेंथनिंग कर दे तो वो एक ज्यादा सॉलिड हमें बेसिकली बेस बना के देंगे बीजिंग के खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन में। ओके, द परसेप्शन वॉज प्रोबेबली कॉज, क्योंकि देखिए क्या है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिया की वजह से ही हुआ, क्योंकि इंडिया बहुत ही रिलक्टेंट है कि क्वाड को एक मिलिट्री डायमेंशन दिया जाए, यानी कि मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड के हम खिलाफ हैं। क्वाड को हम प्योरली डिप्लोमैटिक प्लेटफॉर्म रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बार बार यूएस स्पेशली ट्रंप के अंडर हमें प्रोवोक करता था कि इसको हमें एक मिलिट्री कोनोटेशन देनी है, लेकिन इंडिया हैज बीन वेरी रेटिसेंट अबाउट इट। ओके, तो इसीलिए थक हार के आप कह सकते हैं उन्होंने ये स्टेप लिया ऑकस का। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी आर डेवास्टेटिंग। तो देखिए ये ना ही यूएस के लिए एक मिसकंसेप्शन था कि इंडिया को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, पर अगर इंडिया को इंक्लूड नहीं किया तो हमें भी काफी नुकसान है। हमारी नेवी के जो प्लान्स है, हम भी तो कॉन्फ्रंट करना चाहते हैं ना बीजिंग को, मैरीटाइम एरेना में भी, क्योंकि ऑलरेडी हम एक स्टैंड ऑफ में एंगेज्ड हैं। और दिस इज अ क्लियर थिंग कि दोबारा से वो जो पास्ट
का रिवाइवल, पास्ट का जो एक कोट हुआ करता था, द वन हु वुड रूल द सीज वुड रूल द वर्ल्ड, ये दोबारा रिवाइवल हो रहा है। चाहे वो आप साउथ चाइना सी देखें, चाहे वो आप इंडो पैसिफिक देखें, तो ये दिस थिंग इज coming back, the history is repeating itself. तो इसीलिए मैरीटाइम एरेना में भी हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटिंग टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम बीजिंग को कॉन्फ्रंट कर सके। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को वो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जो भारत को मिलनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं हमारा भी लॉस है, क्योंकि चाइना हमारा भी एक एनिमी है, आप कह सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउएवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लीप फ्रॉग द डिसअपॉइंटमेंट ओवर ऑकर्स बाय इनवाइटिंग। अब लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए सजेशन है। हम क्या कर सकते हैं, हम जापान को इन्वाइट कर सकते हैं एक बायलेटरल न्यूक्लियर सबमरीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में। ओके, क्योंकि बेसिकली जापान को भी इंक्लूड नहीं किया गया ऑकस में, क्योंकि जापान तो अभी तक पीसफुल था ना। लेकिन अब जापान जब रिवाइवल कर रहा है, जापान इज एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग के चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को, तो इंडिया और जापान एक बायलेटरल न्यूक्लियर सबमरीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में एंगेज हो सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपके लिए सजेशन है यहाँ से। ओके, इंडो पैसिफिक क्वेश्चन आए, न्यूक्लियर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए, यू इंडो जापान पे क्वेश्चन आए, यू मस्ट बी राइटिंग इट। मोस्ट लेमैन वुड क्वेश्चन द नीड टू। अब देखिए, बहुत लोग कहेंगे, अगर हम बिल्कुल ये कॉमन इंसान है तो हम तो कहेंगे हमें क्या जरूरत है जापान की, हम केपेबल हैं, हम हमारे पास अरिहंत है, हम इसका फॉलो ऑन भी बना रहे हैं, उसकी भी कमीशनिंग हो जाएगी, हमारे पास खुद इतना केपेबिलिटी है सबमरीन बिल्डिंग की, so why do we even need Japan, लेकिन एक मिसकंसेप्शन पे बेस्ड है ये वाला पर्टिकुलर बात जो आपको आम सुनने को लिए मिल सकती है कि हर न्यूक्लियर सबमरीन सिमिलर नहीं होती, दे आर नॉट सिमिलर। अगर हम बात करें यूएस और यूके की, इनकी ही जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनका जो फ्यूल है ना, तो उसमें 95% एनरिचमेंट है यूरेनियम की, न्यूक्लियर फ्यूल की, जो बेसिकली पावर करती है, प्रोपेल करती है न्यूक्लियर सबमरीन को। तो इतना ज्यादा एनरिचमेंट, तो जितना एनरिचमेंट है, एक सिंपल सा रूल अगर मैं आपको बताऊं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जितना ज्यादा एनरिच्ड कोर फ्यूल आप यूज कर रहे हैं अपने कोर में, तो उतना ज्यादा उसका लाइफ स्पैन होता है एक सबमरीन का। ठीक है, तो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, 35 ईयर्स तक एक यूएस और यूके की सबमरीन की लाइफ स्पैन है। लेकिन अगर हम इसको बात करें बाकी सबमरीन जिसमें लो एनरिच्ड यूरेनियम है जिसके कोर में, तो उनको एक बहुत लिमिटेड लाइफ मिलती है, लेस देन 10 ईयर्स। ओके, तो ये बेसिकली, तो इसीलिए अगर यूएस का यूके का साथ हमें मिलता तो it would have been a great advantage to Indian Navy as well. If any Asian power has the capacity to build a naval propulsion reactor, it is Japan, India's partner in the Quad against China. Okay, in fact, Mitsubishi and Hitachi are about to launch a new generation of nuclear power reactors to attain carbon zero. तो ये चीज जो अभी हमने नीचे पढ़ी उसी का एक एक्सप्लिसिट आपके लिए एग्जाम्पल है कि जो जापानीज कंपनीज हैं मित्सुबिशी और हिताची, वो लॉन्च करने वाले हैं नए जनरेशन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को, जो अभी जापान ने बोला कि हम न्यू जनरेशन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी लेके आएंगे। वो बेसिकली क्योंकि इनका जो टारगेट है, दे वांट टू अटेन कार्बन जीरो, कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। ओके, तो हमारा क्या है, 2070 है। ग्लासगो पे मिस्टर मोदी ने ये कमिट किया था। ठीक है, on the other hand, a nuclear submarine with a highly enriched core and unlimited endurance could after, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बस इतना है कि हाँ, this is very important। अभी क्या है ना, चाइना ऑल्दो वो टाइम टू टाइम हमें थ्रेटन करते रहते हैं, यूनिलैटरली कभी भी हमारे बॉर्डर पे स्टेटस को वो चेंज कर देते हैं टू रेज द टेम्परेचर एंड थोड़ा सा एज लेने के लिए। पर चाइना एंड शी जिनपिंग स्पेसिफिकली एक चीज को लेके आप कह सकते हैं रिलैक्स्ड है कि क्वाड एक मिलिट्री अरेंजमेंट नहीं है। तो इंडिया इतना ज्यादा अच्छा देश है, स्पिरिचुअल, नाइस, काम एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो क्वाड को मिलिटराइज होने नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए वो बेसिकली कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, है ना, तो ये उनको कहीं ना कहीं सहूलियत रहती है। लेकिन जब एक इंडो जापानीज न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, ओके और ये हम बेसिकली ऑपरेट करना शुरू कर देंगे साउथ चाइना सी के आसपास, तो ये जो एक उनकी सिनिकल स्माइल है वो एक वरी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस शुड बी आवर एम एज फार एज द harassment by China of its neighbors is concerned. Why liquor ban is bad and good?
ओके तो देखिए 4 पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए लिकर बैन ये एक ऐसी डिबेट है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज इट गुड, व्हाई इज इट बैड। तो बैड तो हमें पता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैं आज भी कुछ कुछ पॉइंट्स रिइटरेट करूंगी, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो गुड है विद स्टैट आपको यहाँ से मिलते हैं, इसीलिए प्लीज आप एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो नोट कर लीजिएगा। देखिए हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं, हमें नेगेटिव्स तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि जब हमें पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार जी या सबके अगेंस्ट सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो हमें लगेगा पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं अभी तक, चाहे हमने कभी सोचा भी ना हो अभी तक इसको, चाहे कितना बड़ा ही एक माइलस्टोन बोला हो, लेकिन अभी क्योंकि कुछ चीजें गलत होने लग पड़ी हैं, हुज ट्रेजेडी है, तो वी सी हियर दिस इज अ डिजास्टर, दिस वाज अ ब्लंडर, है ना। इसके कितनी सारी दिक्कतें हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहा, पहले ही जीएसटी को सरेंडर किया हुआ है ना। तो ऑल ऑफ दैट अभी हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बात पता है, आई वुड अगेन रिइटरेट, हमारा जो डीपीएसपी है ये यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपको लिकर बैन के ऊपर अगर एक केस स्टडी, अभी देखिए एथिक्स के क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्लीशे है कि आधा जो एथिक्स का पार्ट है, पार्ट बी वाला, उसमें केस स्टडी आता है और पहला जो सेक्शन है उसमें क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एथिकल, तो थ्योरी बेसिकली जिसे आप कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप इस बारी का पेपर उठा के देखिए, आप चलिए 2021 का पेपर उठा के देखिए, आप उसमें देखिए एथिक्स केस स्टडी कितनी बड़ी बड़ी थी। आप 2020 का पेपर उठा के देखिए, डेढ़ पेज की एथिक्स की केस स्टडी का क्वेश्चन ही है, इतना तो क्वेश्चन पढ़ के ही मतलब इंसान बिल्कुल हिम्मत आ जाए इससे पहले कि वो लिखना शुरू हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगले साल आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन है, फिर आप इस साल देखिए 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि जो थ्योरी के क्वेश्चंस है वो भी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में है। तो एथिक्स और एस्से, क्योंकि अब एस्से भी फिलोसॉफिकल हो गए हैं, है ना, इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं आता अब उसमें। तो इसीलिए ये दो एरियाज हैं, ये दो पेपर हैं जहाँ पे यूपीएससी सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता है और करता है। तो इसीलिए अगर आप देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिबेट, गुड और बैड ऑफ द लिकर बैन, है ना, डोंट बी सरप्राइज, इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड वेरी मच विद इन द राइट ऑफ यूपीएससी टू कम अप विद। ओके तो इसके रिस्पेक्ट में जब आप एक एथिक्स में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप जरूर लिखेंगे डीपीएसपी का मेंशन, क्योंकि डीपीएसपी में आप देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 एलिमेंट्स है ना, एक लिबरल है, एक सोशलिस्टिक है, एक गांधीयन है ना। तो एक गांधीयन एलिमेंट क्या है, दैट द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू प्रोहिबिट लिकर, लिकर को गिव अप कर देना चाहिए ना, क्योंकि इंटॉक्सिकेंट जो है उसको गिव अप करने का जो डिबेट था, ये गांधीयन एलिमेंट है हमारे डीपीएसपी में, जिसको जगह मिली ऑफ कोर्स उसमें तो नहीं मिली फंडामेंटल राइट वगैरह ऐसी चीजों में, तो डीपीएसपी की ये जगह है। तो इसी के वेक में आप डीपीएसपी को मेंशन करेंगे, जो बेसिकली इंटॉक्सिकेंट्स को बैन करने की बात करता है या प्रोहिबिट करने की बात करता है। फिर साथ ही में आप क्या करेंगे, आप ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है कि 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की बैठी और उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ लिकर को डिस्कस किया, जिसमें बी.एच. खारदेकर जो थे, एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे बॉम्बे स्टेट से, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा लिकर पे बैन नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए, 3 ग्राउंड पे अपोज किया। फर्स्ट उन्होंने बोला कि देखिए पहली बात तो इट इज वेरी हार्ड टू एनफोर्स, आप नहीं रोक सकते, लिकर इज अ थिंग जो एक अडिक्टिव एक चीज कह सकते हैं, उसको बैन करना, लोगों को ये आदत छुड़वाना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी हार्ड टू एनफोर्स। नंबर 2, इवन लिमिटेड एनफोर्समेंट वुड ओवरवेलम जेल्स, क्योंकि लोग छोड़ेंगे नहीं, और साथ ही में इसलिए बहुत सारे लोग आए दिन जेल में, अगर आप इसको इम्प्रिजनमेंट ले आएंगे प्रोहिबिशन ऑफ लिकर के साथ साथ, है ना, तो साथ ही में यू विल ओवरवेलम, जेल्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने उसमें कैदी आपको भरने पड़ जाएंगे। नंबर 3, द रेवेन्यू लॉस वुड बी सब्सटैंशियल एंड दैट्स ट्रू। अभी एक दो चीजें मैं आपको खुद से बताती हूँ जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ, तो बिहार के केस को अगर हम केस की अगर हम बात करें, तो बिहार में जब 2016 में रूल्स वगैरह आए प्रोहिबिशन के, 2016 में ये डिसीजन लिया गया था, है ना, कि बैन किया जाएगा लिकर को। तो उस पर जब उन्होंने रूल्स निकाले कि जो लोग लिकर कंज्यूम करेंगे बाहर से लाके, जैसे भी मिला उनके पास अगर लिकर, तो उनको एक पर्टिकुलर पेनल्टी लगेगी, एक और एक पर्टिकुलर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और साथ ही में अगर उन्होंने दोबारा किया तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन आप इसको थोड़ा ना सोच के देखिए कि क्या ये अच्छा करने की बजाय बुरा नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल में जो इस तरह के लोग होते हैं
एक जो नहीं छोड़ सकते, स्पेशली पुअर और मार्जिनलाइज पीपल. आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट वेरी फ्रैंकली विद यू. ओके, तो उनके केस में ऑल्दो मुझे पता है कि एज अ सिटीजन यू ऑल्सो नो इट कि ये चीज़ लाई जा रही है डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए. बिकॉज व्हेन यू कंज्यूम लिकर और फिर आप घर आते हैं अपनी वाइफ को मारते हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप एक बात पे अड़ गए हैं तो बस अड़ गए हैं, कुछ समझ आपको आ नहीं रहा, तो उसको कम करने के लिए आप लाए हैं. लेकिन जब आप उनके हस्बैंड को ही जेल में डाल देंगे क्योंकि रूल्स ये कहते हैं, फिर उन्होंने दोबारा पी तो फिर आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी, फिर एक पेनल्टी भी लगेगी, तो पीछे तो बच्चा और बीवी है ना. तो एक्चुअल में हरास आपने उस इंसान को नहीं किया, क्योंकि उस पर कोई हरासमेंट नहीं हो रही. जिसके लिए आपने अच्छा करने की कोशिश की उस विमेन के लिए हरासमेंट तो उसकी हो गई. इस तरह से वो अपने गहने बेच के अपने पति को छुड़ाने की कोशिश करेगी, जो भी होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है. दूसरा पॉइंट, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, एंड इट इज कंप्लीटली इकोनॉमिकल. नाउ थिंक अबाउट इट इन दिस फैशन कि जीएसटी में ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्शियल है जीएसटी के बारे में, जो स्टेट और सेंटर का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे सवाल उठता है जीएसटी की वजह से. जब जीएसटी आया तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने टैक्सिंग राइट्स को सरेंडर कर दिया. अभी लेकिन क्या है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन इतनी मिल नहीं रही, रेवेन्यूज बहुत कम है, स्लो डाउन बीच में आ गया, पैंडेमिक आ गया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है. तो इसके बाहर गिनती के 2-3 ही तो जगहें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास खुद के टैक्सिंग राइट्स हैं. एक लिकर है ना, और इलेक्ट्रिसिटी है. तो ऐसी कुछ कुछ एरिया है, रियल एस्टेट है ना. तो फिर अगर आप इसको भी गिव अप कर दोगे, है ना, तो जब आपने एक पर्टिकुलर उसमें से भी एक एलिमेंट निकाल दिया, और बिहार ऑलरेडी एक पुअर स्टेट है, ठीक है, और आपने एजुकेशन पे ऑलरेडी ध्यान नहीं दे रहे आप, तो फिर आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा. तो मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताती हूँ. इसीलिए जो सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स समझते हैं ना, जुआ खेलना, गैम्बलिंग, शराब पीना, लिकर, तो ये सिन गुड्स पे एक सिंपल इकोनॉमिक रैशनल ये कहता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स होना चाहिए. तो इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एटलीस्ट थियोरेटिकली तो हो जाती है, बट स्टिल ठीक है. पहली प्रॉब्लम तो ये है कि लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, तो जब ऑफकोर्स टैक्स इतना ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा, थोड़ा एक डेटरेंट फैक्टर आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ हैवी ऑन योर पॉकेट. सो इतना ज़्यादा टैक्स तो आप नहीं भर पाएंगे. दूसरा, लेकिन फिर भी कई लोग हैं, क्योंकि इनइलास्टिक गुड है, लेकर इनइलास्टिक गुड का क्या होता है, ये एक आपके इकोनॉमिक में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में. इलास्टिक गुड, इनइलास्टिक गुड एक स्टेटमेंट आ सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए. इनइलास्टिक गुड वो होते हैं कि जिनकी डिमांड कम नहीं होती, चाहे उसको महंगा कर दो, चाहे सप्लाई कम कर दो, डिमांड वैसी की वैसी रहती है. मतलब आप खाएंगे ना, टमाटर तो आप खाएंगे ही खाएंगे. तो एक इनइलास्टिक गुड है, ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ें. तो जो शराब है, इट इज़ ऑल्सो एन इनइलास्टिक. अब गोल्ड क्या है ना, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो शादियों के केस में इट इज़ इनइलास्टिक इंडिया में, लेकिन आप रुक सकते हैं, उसको नहीं खरीदेंगे, महंगा हो गया तो चल जाएगा आपका काम, है ना. तो लेकिन अब आई वॉज बैक टू द वो चीज़ मैं आपको जो बता रही थी, इकोनॉमिक रैशनल. तो आपने एक तो डेटर कर दिया, नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया कि आपने डेटर कर दिया हाई टैक्स की वजह से उनको खरीदने से. लेकिन फिर भी कई लोग खरीदेंगे तो ज़्यादा टैक्स आएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं. तो फिर ये जो टैक्सेशन आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, आप इस रेवेन्यू को यूज़ कीजिए और अवेयरनेस जनरेट करने के लिए. सोशल वेलफेयर स्कीम्स, बिहार एक पुअर स्टेट है, आपने एजुकेशन में लगाइए, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन. डेटरेंस भी हो रही है आम जनता में, और साथ ही में स्टेट की भी भलाई हो रही है, ठीक है. सो ये एक लूप है जिसको नहीं भूलना चाहिए. हाउ वेल डू खारदिगर्स कंसर्न्स रिफ्लेक्ट. अब देखिए, बिहार का जो एक्सपेरिमेंट था जो 2016 में हुआ, नो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज द ईयर्स रोल्ड ऑन द स्टोरीज ग्रेजुअली टर्न अवे. कि स्टार्टिंग में तो हुआ था, जो विमेन थी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे पति अब शांत हो गए हैं, दे आर मोर पीसफुल एंड ऑल ऑफ दैट. और अल्कोहल, ऑफ कोर्स अल्कोहल का जो आप कह सकते कंजम्पशन भी कम हुआ है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रोक्योर अल्कोहल इन बिहार. दैट्स ट्रू. इनिशियली तो यही हुआ, फिर जैसे जैसे लेकिन कुछ साल हो गए, तो फिर उसके बाद मजदूर जो थे वो रात को डिसअपियर होते हुए ऐसे केसेस आने लग पड़े, ड्रिंकिंग सेशंस क्योंकि होते थे, और ये सब वगैरह. अभी क्या उनको देखिए, फिर हूच आ गई ना, क्योंकि लिकर तो फिर आप ऐसे दूसरे नेबरहुड से लेके आएंगे, स्मगलिंग होगी या कुछ भी होगी, तो फिर हूच पे डिपेंडेंट रहने शुरू हो गए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही में बच्चों को इंक्लूड किया गया. चिल्ड्रन वर रोप्ड इन कि उनको अल्कोहल इधर से उधर स्टेट में लाया जाए, क्योंकि साथ में एक तो नेपाल भी पड़ता है, इतना बड़ा देश पड़ता है, साथ में यूपी पड़ता है ना. तो यहाँ से the demand for substitutes for alcohol skyrocketed. अब obviously अब alcohol गया है, उससे वो शांति रहती थी, दिमाग एकदम, तो कुछ और लेके आना है जिससे थोड़ा आप अपनी टेंशन भूल सकें. तो फिर ड्रग एडिक्शन आ गई यूथ में,
तो ये सारी चीजें रियल प्रॉब्लम आने लगी बहुत समय बाद, ठीक है। एनफोर्समेंट हैज वीकन बट alcohol is still not as abundantly available as it was before the ban. Okay, तो a plausibly direct consequence, अब देखिए ये एक गुड पॉइंट है जो आपको जरूर लिखना है। ये एक सच में एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था कि डोमेस्टिक वायलेंस में फॉल आया। तो आपको ये डेटा लिखना है दैट रिपोर्टेड इंस्टेंसेस fell by 37% in state between 2016 and 2020. सो दिस इज वन थिंग जो आपको जरूर मेंशन करनी है। द लॉस ऑफ रेवेन्यू इज, लेकिन वही लॉस ऑफ रेवेन्यू कम से कम 5,000 करोड़ के हिसाब से हमने देखा था हुआ था, ठीक है। तो और साथ ही में इट कॉस्टेड देम 1% ऑफ द स्टेट्स जीडीपी। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ बैड थिंग। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट द क्वेश्चन बिफोर बिहार इज व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, तो क्या सोल्यूशन है फिर, ठीक है। तो फिर सोल्यूशन, वन सोल्यूशन फेवरेबल टू मेनी इकोनॉमिस्ट इज टू मेक अल्कोहल अवेलेबल टू, वही चीज जो मैंने आपको बताई। जब आप ज्यादा पैसा लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे तो ऑफकोर्स वो हर चीज सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक और फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्यों नीतीश कुमार जी इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कह सकते हैं कि इस बात पे तस से मस नहीं हो रहे कि वो इस प्रोहिबिशन को हटाएंगे, है ना। और ये चीज उन्होंने क्लियरली बोली है कि मेरे दिल में कोई सिंपैथी नहीं है किसी भी इंसान के लिए, आप लेकर कंज्यूम करेंगे तो आप मरेंगे, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये चीज कही जा रही है कि बिहार का 1/2 पॉपुलेशन है। ये बात हमेशा आप याद रखिए। आप विमेन पे कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना, कोई भी, चाहे वो ऐसे में लिख रहे हैं, हमेशा ये पॉइंट जरूर लिखिए कि जब भी, जैसे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का आप विमेन यहाँ नहीं जा सकती, पब्लिक पार्क्स नहीं जा सकती, जिम नहीं जा सकती। बेसिकली एम क्या है, जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, उसको पब्लिक साइट से बिल्कुल इरेज कर देना। तो जब पूरे संसार की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विमेन है तो बिहार में भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विमेन है ना। तो बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं कि ये जो 1/2 पॉपुलेशन है बिहार की, वहां से सपोर्ट है मिस्टर नीतीश कुमार को। तो यही इन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया है, जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, कि उन्होंने पूछा एक वुमेन से कि आप सपोर्ट करते हैं प्रोहिबिशन को, तो उन्होंने बोला इट इज अ ब्रिलियंट थिंग, है ना। तो उन्होंने बोला इसके मैं आपको कितने सारे फायदे गिनवा सकती हूँ। मेन डू नॉट बीट अस, दे डोंट कम एंड बीट अस, दे गो टू वर्क ऑन टाइम, अपने टाइम पे जाते हैं, ऐसे बस पी के रात को इतना लेट पड़े रहना, ये सब कुछ नहीं होता। हमारे पास अब पैसा बच जाता है इतना सारा जो हम बच्चों की भलाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए लगा रहे हैं। तो I hope you understand that there are many benefits and hence the government hasn't even given it a consideration कि वो इसे रोल बैक करें। Okay, now this is a very good example for you जो आप लिखेंगे अपने गवर्नेंस के सेक्शन में, क्योंकि जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का स्टैंस है उसी का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप जरूर मेंशन करेंगे अपने, अगर जीएस में, GS4 में पबेड का सेक्शन आता है, थोड़ा सा साइकोलॉजी पबेड, है ना, ये 3 पार्ट होते हैं थ्योरी के, ठीक है। तो और अगर साथ ही में जो GS2 का गवर्नेंस सेक्शन है उसमें भी, तो गवर्नमेंट ने थर्सडे को क्या किया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल को लोकसभा में, जिससे क्या होगा, बहुत सारी, ओके आई विल जस्ट कम टू द पॉइंट ओनली। इस बिल का नाम है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल। ये लोकसभा में लाया गया है और हाउस की परमिशन मांगी गई है कि इसको जॉइंट कमेटी को रेफर किया जाए, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होंगे। और दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है पार्लियामेंट्री कमिटीज पे भी। आई वुड सजेस्ट आप अच्छा मैटर प्रिपेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में एक पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज को तो रेफर किए ही नहीं जाते बिल, क्योंकि फार्म बिल्स जैसे आए थे वो तो आए खैर ऑर्डिनेंस रूट से थे, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए अगर अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो लाया गया, बिल लाया गया, उसको ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया गया हमारे होम मिनिस्टर द्वारा, दैट इज अ गुड पॉइंट, है ना। तो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में जब आप वो पॉइंट लिखेंगे उसके अगेंस्ट के कुछ हम सिल्वर लाइनिंग भी देख रहे हैं, तो उसमें साथ में आप ये जन विश्वास बिल भी लिख सकते हैं। तो इस ज्वाइंट कमेटी को इसे भी रेफर किया गया। ओके, थ्रू द प्रपोज्ड बिल, गोयल सेड, पीयूष गोयल जी ने ये बोला दैट द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू डीक्रिमिनलाइज। देखिए 42 लॉज हैं, ठीक है, 19 मिनिस्ट्रीज के अराउंड 42 लॉज हैं, जिसमें 182 प्रोविजंस ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातें, माइनर ऑफेंसेस हैं, वो कुछ भी नहीं है, उसके लिए
उनको क्रिमिनलाइज किया हुआ है, तो उनको डीक्रिमिनलाइज करना माइनर ऑफेंसेस को, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर लॉ का एक सिंगल लॉ ऐसे बड़े सारे लॉज में से माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करना चाहता है, ठीक है। तो वी बिलीव इन विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल एंड बिजनेस क्लासेस ऑफ utmost important, दैट इज व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, क्योंकि देखिए जब तक आप जनता को विश्वास नहीं दिलाएंगे कि भारत एक बहुत ही कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट है, आप आइए यहाँ बिजनेस कीजिए, हम आपको हरास नहीं करेंगे, या इंस्पेक्टर राज या इस तरह की चीज़ें रेड टेपिज्म वगैरह नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आप आइए बिल्कुल आप काम कीजिए, यहाँ पे हर चीज़ के लिए पेनल्टी और क्रिमिनलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे जन का विश्वास जीतने वाली बात है। तो ये आप अपने जो बेसिकली लॉजिस्टिक्स पे आंसर आएगा GS3 में, या इस तरह का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आंसर आएगा, तो उसमें भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लाइज इन द गवर्नमेंट ट्रस्टिंग इट्स ओन पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, अ वेब ऑफ आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉजेस ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए कोई भी चीज़ पता है, हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप जब ऐसे में भी लिखे ना तो प्लीज बैलेंस रखिए, ना ही बिल्कुल सरकार के खिलाफ, ना ही बिल्कुल सरकार के विपरीत कुछ, क्योंकि एक्चुअल में कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है। तो अगर हम ये कह दें कि यार मतलब बहुत ही गंदी सरकारें थी इससे पहले और सब उन्होंने आज तक ऐसे बेफालतू हरास किया लोगों को, ये वो, तो अगर ऐसे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हरासमेंट के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं, जैसे वैसे कहने को हम फेडरल हैं, लेकिन हमारा आर्टिकल 3 अगर आप देखेंगे तो उसके माध्यम से जो केंद्रीय सरकार है वो भी सिंपल मेजोरिटी से किसी भी स्टेट को तोड़ के कोई और स्टेट बना सकती है, रीनेम कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और आपने स्टेट की परमिशन भी दे दी, उसमें कंसेंट की भी जरूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है, तो क्या ये फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं है? तो अब आप देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को डाला गया था, आर्टिकल को डाला गया था, क्योंकि हम उस समय पे इतने सेसेशनिस्ट ट्रेंड्स देख रहे थे, हम जस्ट आज़ाद हुए थे, पार्टीशन हुआ था, इतने कम्युनल वायलेंस थे, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत थी। तो ऐसे ही जब हम आज कोई भी एक लॉ देखते हैं जो हमने जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देखा, इंडिपेंडेंस के टाइम वाला भारत और आज के भारत में बहुत फर्क है, हम बहुत आगे आ चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत था, बात ये था वो उस कॉन्टेक्स्ट में सही था, पर आज आउटडेटेड है और इसीलिए उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, दैट इज सिंपल। ओके, तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए ये बेसिकली लाया जा रहा है, रीडिफाइनिंग द रेगुलेटरी लैंडस्केप ऑफ द कंट्री अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे दो बेसिकली और मार्क किए हैं मैंने, मुझे बस इसमें आपको इतना बताना है कि अगर आपके प्रेलिम्स में एक मैच द फॉलोइंग आए कि ये पर्टिकुलर जो ट्राइब है वो किस स्टेट को बिलोंग करता है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर दिन ऐसा कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो बेट्टा कुरुबा आपको पता है कर्नाटका, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा मैंने हट्टी ट्राइब के बारे में बताया था, तो हट्टी ट्राइब आप सही मैच कीजिएगा। और यहाँ पे भी बेसिकली राज्यसभा ऑन थर्सडे पास्ड अ बिल दैट सीक्स टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू नारिको रावण एंड कुरी विकरन कम्युनिटीज इन तमिलनाडु। तो अगर ये वर्ड्स लिखे आते हैं तो तमिलनाडु आपको मार्क करना है, मैच करना है, तो बस यहाँ पे इतना ही आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द हिंदू नाउ। ओके, तो द हिंदू में भी हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमी के आर्टिकल्स हैं पहले होने, फिर बाकी। कटिंग चाइना ट्रेड टाइज रिस्क्स इंडियाज ग्रोथ, पानगढ़िया। अब देखिए ये क्या लिखा है, अरविंद पानगढ़िया जी ने क्या बोला है, और बहुत सही बोला है एक्चुअली, क्योंकि हम अभी अरविंद केजरीवाल जी और बहुत सारे और लोगों द्वारा ये देख रहे हैं बहुत कि बॉयकॉट ट्रेड विद चाइना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखिए सरकार ने भी कहा कि हमने टिकटॉक बैन कर दिया, हमने बहुत सारे ऐप्स बैन कर दिए चाइना के, आप कैम स्कैनर नहीं यूज़ कर सकते जो सब स्कैन करा करते, तो बहुत सारी चीज़ें बैन हो गई। तो लेकिन वो तो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को पता चला, अच्छा वी आर बॉयकॉटिंग चाइना, लेकिन हमारा ट्रेड चाइना के साथ $100 बिलियन पहुंच गया, तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है ना। तो कहीं ना कहीं इस लोग ये कह रहे हैं कि सरकार हमें धोखे में रख रही है, क्योंकि ट्रेड बढ़ गया, सबसे पहले तो हमने डिपेंडेंस बढ़ा दी, हम उनको बॉयकॉट कर ही नहीं सकते क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उन पे। अब जब कोविड आया तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि उन पे अपने डिपेंडेंस रिलायंस को कम किया जाए, क्योंकि हमारा जो API था सारी मेडिसिन का वो सारा 90% चाइना से आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये कम करने की बात थी। लेकिन हुआ क्या है, पैंडेमिक के अंदर अंदर और सीधा गलवान क्लैश के बाद इतने सारे हमने बॉयकॉट कर दिए ऐप्स वगैरह, लेकिन हमारा ट्रेड बढ़ गया, तो उससे कोई इनफेक्ट फायदा है नहीं। तो इसीलिए हम अरविंद केजरीवाल जी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना, चाइना को बॉयकॉट कीजिए, ऑल ऑफ दैट, ट्रेड बॉयकॉट कीजिए। लेकिन एक इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है,
तो वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है, और वही हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए कि अभी अगर हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, हम अपने ट्रेड टाइज को सीवियर कर दें, कट कर दें बीजिंग के साथ इस जंक्शन पे, तो ये डेफिनेटली जो हम सपने देखते हैं 5 ट्रिलियन और उससे भी ज़्यादा ऊपर आगे बढ़ने के, ये हमारे उस पोटेंशियल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वी विल हैव टू सैक्रिफाइस अपने ड्रीम्स को पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के, कर देते हैं हम ट्रेड टाइज को सीवियर। ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि जी हाँ, हम समझते हैं कि ओवर रिलायंस हर कंट्री पे गलत है, तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए ना, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बिल्कुल बॉयकॉट कर दो किसी कंट्री को, यू डाइवर्सिफाई। अगर आपको लगता है कि रशिया कल को आइसोलेट किया जा सकता है, तो आप ठीक है, उन पे बहुत निर्भर मत रहिए। आप अपने इसराइल से डिफेंस इक्विपमेंट मंगवाने शुरू कर दिए, हमने फ्रांस से लेना शुरू कर दिया, तो वी आर डाइवर्सिफाइंग दैट वे। तो वही हम यहाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूके, ईयू, इनके साथ एफटीए साइन करने होंगे। यूके के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इतना जो दीपावली की जिसकी डेडलाइन थी लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसे हमें खत्म करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसे पूरा करना चाहिए। सो दैट वे हम हमारी जो निर्भरता है चाइना के ऊपर वो कम आ जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ट्रेड वॉर जो है किसी भी कंट्री के साथ अल्टीमेटली सिर्फ उसको इम्पैक्ट नहीं करती। जब यूएस ने, ट्रंप ने ट्रेड वॉर चालू की चाइना के साथ, तो सिर्फ चाइना थोड़ी ना बर्बाद हुआ। चाइना बर्बाद भी कहाँ, वो तो खैर उन्होंने एंटाई फ्रेजाइल हो गए वो तो, पर यूएस को इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा था। तो अगर हम भी कर सकते हैं ओवर नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म में हम आके ये सब कुछ सीवियर करना शुरू कर दें, तो वो एक रैशनल डिसीजन नहीं होगा। नीड टेक्सोनोमी, डेफिनेशंस टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग, राव। तो व्हाट इज टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी का मतलब होता है, ये तो वैसे एक बॉटनी का टर्म है या फिर एक बायोलॉजी का टर्म है बेसिकली, जिसमें क्लासिफिकेशन होती है, जो आपने जीनस, स्पीशीज, फैमिलिया, ये सब वगैरह आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो इसी तरह की क्लासिफिकेशन हमें ग्रीन फाइनेंसिंग में भी चाहिए। तो देखिए हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है आपके लिए, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट ग्रीन फाइनेंसिंग। CBD हैज हैपेंड रिसेंटली, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन साइंड रिसेंटली, एंड वी आल्सो सॉ दिस शर्म एल शेख का जो अभी समिट हुआ। सो अ लॉट ऑफ टॉक्स एंड अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द central government and the central banks of various countries that you must be focusing on green financing. What is green financing? Green financing मतलब उन basically sectors को lend किया जाए जो environmentally sustainable economic activities को promote करते हैं। अब भारत already कर रहा है, RBI ने priority sector lending लाई हुई है, जिसमें आप renewable energy sector को priority पे रखेंगे, you will have to lend them। और अगर कोई भी वो नहीं अपना वापस कर पाते, क्योंकि there's a risk ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हमें जहाँ से प्रॉफिट भी इतना नहीं है, जो महंगी भी है, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना आप कर पाएंगे लोन वापस, तो उसमें फिर सरकार यानी कि RBI हेल्प करती है। ठीक है, तो पहला नंबर तो ये है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स है नंबर 2, जो अगर एक आंसर आ जाता है ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में आप लिख सकते हैं, जिसमें चाइना नंबर 1 पे है। ठीक है, कार्बन मार्केट के बारे में आप लिख सकते हैं, ओके, जो इंडिया भी रिसेंटली बिल लेके आया है। फिर आप उसके बाद ये जो हमारे रिसेंट डिस्कशन पेपर्स आ रहे हैं, टॉक्स आ रहे हैं RBI के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर वगैरह की तरफ से, और क्या टेक्सोनोमी की डिमांड है, रीसेंट डिमांड ऑफ टेक्सोनोमी फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग, अदरवाइज इट वुड लीड टू ग्रीन वॉशिंग, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है बेसिकली, जो रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें एक क्लासिफिकेशन की जरूरत है अगर हमें ग्रीन वॉशिंग के रिस्क को हटाना है। डू नॉट वरी, हम एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ अभी धीरे धीरे। ओके, तो बेसिकली ग्रीन फाइनेंसिंग में जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगी, कैसे हो सकती है ग्रीन फाइनेंसिंग में क्लासिफिकेशन? तो देखिए, हम किसको लोन दे रहे हैं, मैं एक बैंक हूं और मैं किसको लोन दे रही हूं, मुझे पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। वो जब स्केल अप करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, वो मुझे पैसा वापस आएगा, कितना आएगा, मुझे कितना कोलेटरल लेना चाहिए, कितनी दिक्कत है, कितना इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस तरह का फिनेंसिस को जाएगा। या फिर ये तो चलो एक बिजनेस की बात हो गई। ठीक है, फिर एक आप कह रहे हैं कि हमें बेसिकली, आप सपोज कीजिए कि फ्लड को रोकने के लिए यहाँ पे फेंसिंग करनी है, तो इसको कितना पैसा देना चाहिए, किस कैटेगरी में आता है। ये तो डायरेक्ट एक मिटिगेटिंग आप कह सकते हैं, या फिर एडेप्टेशन वाला सेक्टर आ गया। तो इस तरह का कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए ताकि बैंक्स को एग्जैक्टली पता हो कि अच्छा दिस इज
इन ट्रू टर्म्स ये एक सच में इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहा है या फिर इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन, और ये ग्रीन फाइनेंस की कैटेगरी में आता है। वरना क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग का एक रिस्क है, जो ब्रेन वॉशिंग होता है, जिसका बुद्धि किसी की वो कर देना, ब्रेन वॉश कर देना, ठीक है। तो वैसे ग्रीन वॉश होता है कि आप क्या कहते हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और वो है भी नहीं है, आप ओवरस्टेट कर रहे हो। तो ये क्या है, ग्रीन वॉशिंग नहीं होना चाहिए जब तक आप क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल क्लासिफाई नहीं करेंगे कि इतना इतना पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी को ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी बोला जाएगा। तब तो ग्रीन वॉशिंग के बहुत सारे, हर सेक्टर उठ के आ जाएगा, हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दे दो जी, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं या ये करते हैं। सो ये दीज काइंड ऑफ dishonest practices, they shouldn't come to place, because then you will be duping people. Okay, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई कि ग्रीन फाइनेंसिंग के कितने पार्ट्स हैं, किस तरह की एक्टिविटीज अलग अलग कैटेगरी में लाई करती हैं, और किस तरह की उनको फंडिंग होनी चाहिए। सेंटर रिसीव्ड फीडबैक ऑन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कोलिजियम सिस्टम। अब देखिए ये एक और क्रिटिसिज्म है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए हमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस मिली है कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही पर्टिकुलर क्लास कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं कोलिजियम सिस्टम के सिस्टम में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम हो, चाहे वो हाई कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम हो। तो इसमें बेसिकली इन्होंने बोला है कि हमने अपनी सजेशंस भेज दी हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को सप्लीमेंट करने के लिए, जो अपॉइंटमेंट के लिए यूज किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो अभी देखिए आपको ये बात पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। तो ये मेमोरेंडम ऑफ जो प्रोसीजर है, अगर बाई चांस इस पे क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो, यूपीएससी लव्स टू डू दिस। उसको लगता है कि बच्चे इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो हम हाई कोर्ट के बारे में पूछ लेते हैं, बिकॉज दिस नोबडी वुड बी रीडिंग। ओके, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में सबसे पहले ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इट स्टार्ट्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट कोलिजियम। हाई कोर्ट में भी एक कोलिजियम होता है जिसके हेड कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट पर्टिकुलर, और बाकी और जजेस होते हैं 4 उसमें, ठीक है, सीनियर मोस्ट। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इनको लगता है कि हमें और जजेस की जरूरत है हाई कोर्ट में, तो हम अपने रिकमेंडेशन बनाएंगे, ठीक है, कि किसे हमें अपॉइंट करना है। फिर ये रिकमेंडेशन केंद्रीय सरकार को भेजी जाती है, लॉ मिनिस्टर को भेजी जाती है, ठीक है। फिर जो लॉ मिनिस्टर है, सेंटर है, वो ये वाली रिकमेंडेशन पे ओपिनियन मांगते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, जिस भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट की बात हो रही है वो स्टेट गवर्नमेंट का, और साथ ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी इनपुट मांगते हैं। अगर बाई चांस इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा आ जाए, आप तो स्टेटमेंट को पहले ही गलत मार्क करेंगे, आप कहेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ से आ गया इसमें, दिस इज नॉनसेंस। बट यही तो यूपीएससी टेस्ट करता है कि आरबीआई को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, ऑल ऑफ दैट यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपने स्टेट गवर्नमेंट से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से इनपुट मांग लिया, ओके। फिर क्या होगा, फिर केंद्रीय सरकार ये सारी फाइल्स जो हैं इसको फॉरवर्ड करेंगी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को। सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 4 और सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट इन नामों को क्लियर कर देगी और वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई कर देगी कि जी हाँ ये लोग अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट सेड। कहाँ स्टार्ट हुआ, हाई कोर्ट कोलिजियम ने रिकमेंडेशन बनाई, ये वाला रिकमेंडेशन गया केंद्रीय सरकार के पास, केंद्रीय सरकार ने ओपिनियन मांगा स्टेट गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस पे, फिर इन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, फिर गवर्नमेंट ने फाइनली इस फाइल को फॉरवर्ड किया केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने भी क्लियर कर दिया, तो फिर केंद्रीय सरकार ने फाइनली इसको नोटिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। Okay, so this we have done. Girls aged 9 to 14 to get cervical cancer jabs through schools, and this is very important. ये हमने बहुत पहले भी इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एडोलेसेंट टीन्स को सर्वाइकल कैंसर का, इसीलिए गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन एक ड्राइव शुरू करने की बात की है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर फॉर गर्ल्स बिटवीन 9 and 14 एज थ्रू स्कूल्स ओनली, ओके।
The decision was based on the National Technical Advisory Group for Immunization recommendation to introduce the human papilloma virus HPV vaccine in the Universal Immunization Program. तो इंडिया बेसिकली ये वैक्सीन का नाम आपको पता होना चाहिए, सर्वावैक वैक्सीन है, ठीक है। तो हम ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली हम मिड 2023 तक इसका रोल आउट बेसिकली देखेंगे। तो वैक्सीन हैज रिसीव्ड द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाज अप्रूवल एंड हैज बीन क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट एडवाइजरी पैनल NTAGI फॉर यूज इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। वन टाइप कैचअप वैक्सीन विल बी प्रोवाइडेड फॉर adolescent गर्ल्स। ओके, सब्सिक्वेंटली इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एज ऑफ 9. Okay, vaccination will be provided primarily through schools because of the high enrollment of girls. Those girls who are unable to attend school on the day the vaccination campaign is organized. ओके, देर इज नथिंग मच हियर। जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो ये है कि सर्वाइकल कैंसर इज द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन ग्लोबली। नंबर 1 क्या है? ब्रेस्ट कैंसर है, भारत में भी, ठीक है। तो इसीलिए भारत में अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट कैंसर को एक इमरजेंसी का कंसर्न नहीं बताया गया। ये बहुत गलत है क्योंकि एक्चुअल में इट इज समथिंग एक जो सीरियस कंसर्न है। Okay, in India, cervical cancer is the second most common cancer in women. India contributes the largest share of the global cervical cancer burden. अब ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि भारत में ही सबसे ज़्यादा cervical cancer का burden है। Okay, so according to a recent study published in The Lancet, India accounted for nearly 1 in every 4 deaths globally due to cervical cancer. तो ये जो HPV वायरस है ना, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बेसिकली, तो ये ना ऑलमोस्ट हर किसी को रिस्क होता है इसका, पर हमारा इम्यून सिस्टम यूजुअली इसको डिफ्यूज कर देता है। तो ऑलमोस्ट हर महीने इस तरह का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक टीनेजर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं 4 तरह के वेरिएंट्स जो लीथल हो जाते हैं, बाकी वेरिएंट्स फाइन, ओके, वो इतना लीथल नहीं है। तो इसीलिए इन वेरिएंट्स के खिलाफ ये सर्वावैक लाई गई है। इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम UNSC वोट ऑन म्यांमार, कॉल्स फॉर क्वाइट एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी। तो बेसिकली भारत को इस चीज़ के लिए भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। आसियान की कंट्रीज ने भी भारत को क्रिटिसाइज किया है कि भारत क्या करता है, जो आसियान का हम 5 पॉइंट कंसेंसस पे रीच किए थे, हम सारे 10 नेशंस मिलके कि हम इस तरह से उनको बॉयकॉट करेंगे और ऐसे प्रेशर डालेंगे, इस तरह का डिप्लोमेटिक रूट नहीं होना चाहिए, एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत क्या कर रहा है, उन्होंने तो कंडेम भी नहीं किया ओपनली, और कोई उन्होंने मिलिट्री जनता से बात भी की है अभी रिसेंटली एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सही नहीं है, ये आसियान कंट्रीज ने हम पे क्रिटिसाइज भी किया है। उसी के चलते, इसी के बैकग्राउंड में हम ये देख रहे हैं इंडिया, रशिया, चाइना ने एब्सटेन किया है UNSC के रेजोल्यूशन से। एब्सटेन मतलब ना ही फॉर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया, वोट ही नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली हमने एब्सेंट रहना चूज किया वोटिंग वाली प्रोसेस से। ये रेजोल्यूशन क्या है? ये रेजोल्यूशन है बेसिकली म्यांमार की मिलिट्री रजीम के खिलाफ उनको क्रिटिसाइज करते हुए, और हमने बोला है कि बल्कि हमें उनको क्रिटिसाइज है इस तरह के रेजोल्यूशन के बजाय। अभी देखिए, रुचिरा कंबोज जी ने कॉम्प्लीमेंट किया है, यूके ने ये बनाया है ना, यूके ने ड्राफ्ट किया और यही लेके आए हैं, स्पॉन्सर भी यूके ने किया है इस रेजोल्यूशन को, ठीक है। लेकिन हमने तारीफ की है, लेकिन हमने कहा कि वैसे तो अच्छा है कि उन्होंने मतलब सब सारे कंसर्न्स लेके ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, इट इज़ अ वेरी गुड रेजोल्यूशन हमने कहा है। लेकिन फिर हमारा स्टैंड कुछ और है, हमें कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमा मतलब हमें कहीं ना कहीं एंगेज करना पड़ेगा। अगर हमें सच में मिलिट्री जनता का अच्छा व्यवहार चाहिए तो फिर उनसे बात तो करनी पड़ेगी कि आपकी है क्या इंटेंशन, उन पे ऊपर से प्रेशर डाल के हम क्या कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़, ये बेसिकली हमने कहा है दैट दिस काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वोट विच मार्क द फर्स्ट सिक्योर, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेजोल्यूशन, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 2593 देखा, तो 2669 रेजोल्यूशन जो है इट इज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मिलिट्री रजीम ऑफ म्यांमार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर बाई चांस यू अगेन डू नॉट नो, प्रीलिम्स में कुछ भी कभी कभी आ जाता है, मतलब बहुत ही आपको लगेगा ये तो बहुत ही फैक्चुअल है, ये कहाँ से आ गया। तो अगर ऐसा मैचिंग आ जाए UNSC रेजोल्यूशंस का, है ना, क्योंकि टेररिज्म पे तो 1267 है, ये आ जाएगा एक, तो फिर आप उसको मैच कर देंगे। फिर 2669 रेजोल्यूशन आ गया क्योंकि बहुत रीसेंट है, तो उसको कहाँ से मैच करेंगे, म्यांमार से मैच कर देंगे। 2593 अफगानिस्तान पे मैच कर देंगे। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये बेसिकली ये पहला रेजोल्यूशन है 10 सालों में, इतने 10 सालों में, जब से म्यांमार पे जनता का जो थ्रेट है सिंस द, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से इन्होंने ऑंग सान सू की वगैरह सबको पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रूप में ले लिया, ठीक है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही में वी बिलीव दैट द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन म्यांमार कॉल्स फॉर एन अप्रोच ऑफ क्वाइट एंड पेशेंट डिप्लोमेसी. एनी अदर कोर्स विल नॉट हेल्प इन रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज विच हैव प्रिवेंटेड enduring पीस, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. तो ये हमने बेसिकली कहा है. नथिंग मच हियर, तो बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है. Okay, again, just a little bit of data and a little bit of analysis that I would provide you. Gulf accounts for more than half of Indian convicts in foreign jails. Now, अब अगर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से लोग भी गल्फ में जा रहे हैं, वैसे it is a good thing कि हमारी रेमिटेंस हमने कल डिस्कस किया था कहाँ से आई है, US UK से आई है, ठीक है. तो लेकिन बात यह है कि गल्फ कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट माइग्रेंट्स बहुत जाते हैं. कतर में देखिए, कतर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार बताते हैं कि आप हमारे माइग्रेंट्स को ढंग से ट्रीट करना शुरू कीजिए. कैसे छोटे छोटे से क्वार्टर्स में उन्हें रखा है, वहाँ पे इतनी अनहाइजीनिक सिचुएशन है, और ये सब कुछ वगैरह, ये हमारे काफ़ी जायज़ कंसर्न्स हैं, है ना. तो हम बार बार मेंशन करते हैं. तो बहुत सारी हमारी नर्सेज हैं जो गल्फ कंट्रीज में है. सऊदी अरेबिया तो आप जाके देखिए, दुबई चाहिए. तो ये गल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो इफ़ यू गो टू दुबई, यू वुडंट फील कि आप कहीं और आए हैं, इट वुड फील कि आप इंडिया में ही हैं, क्योंकि यू विल गेट दैट वाइब. हर जगह इंडियंस दिखेंगे आपको, है ना. तो इसीलिए, लेकिन अगर हमें ये पता है इंडियन डायस्पोरा, देखिए जब आप एक क्वेश्चन है, ये भी GS2 में पिछले कुछ सालों से आ ही रहा है इंडियन डायस्पोरा का क्वेश्चन. तो जब आप अभी कतर में ना एक्चुअली फीफा हुआ है, तो इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि गल्फ स्पेसिफिक कोई एक इंडियन डायस्पोरा पे क्वेश्चन आ सकता है. तो आप क्या कीजिए, आप प्रिपेयर कीजिए. लेकिन साथ ही में जब आप प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या अच्छी स्कीम्स हैं, अभी रिसेंटली अभी जैसे अबू धाबी में हिंदी उनके कोर्ट्स में एक लैंग्वेज है जो अलाउ की हुई है ना, और ये कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स लिख दीजिए. फिर कुछ कंसर्न भी तो लिखेंगे जो इंडियन डायस्पोरा को लेकर, आप प्रवासी भारतीय, ये सब कुछ वगैरह, OIC कार्ड ये लिखेंगे अच्छी, जो भारत भी करने की कोशिश करते हैं, ऑल ऑफ दैट. लेकिन कुछ कंसर्न्स जो हैं हमारे, अब आप यहाँ लिखेंगे गल्फ कंट्रीज में दे अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स, जहाँ पे अंडर ट्रायल्स भी हैं, कॉन्विक्ट्स दोनों, जो फॉरेन जेल्स में लॉज्ड हैं. ये डेटा आया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा. as many as 8,441 Indians including women are lodged in foreign jails in 69 countries in connection with various offenses ranging from murder to domestic violence. और ये सब कुछ वगैरह बेसिकली हुआ है. ऑफ दीज अगर हम देखें 4389 ये बेसिकली गल्फ कंट्रीज में है. तो 8,000 में से 4,000 के करीब गल्फ कंट्रीज में से हैं. इसमें से दुबई में अगर हम देखें तो 1,858. देखिए कहीं तो जायज़ है, अगर गलत कर रहे हैं तो ऑफकोर्स होना ही चाहिए, उनके साथ उनको जेल होनी चाहिए. पर बात ये है कि कई लोग अंडर ट्रायल्स हैं और बेफालतू की छोटी मोटी चीज़ों की वजह से अंडर ट्रायल्स है, क्योंकि एक्चुअल में आप माइग्रेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने जस्टिस और लॉ के सिस्टम में. तो वो चीज़ है वहाँ पे. केरला गवर्नमेंट पब्लिशेस अ मैप फॉर पीपल टू सीक एग्जेम्पशन फ्रॉम ESZ. तो जैसे कि हमने कल कहा था, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि जितने भी आपके नेशनल पार्क्स हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनके आसपास का 1 किलोमीटर एक बफर जोन होना चाहिए, कंप्लीटली इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होना चाहिए, जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, कोई काम नहीं हो सकता, एंड ऑल ऑफ दैट इज नॉट पॉसिबल, शुडंट बी अलाउड. लेकिन अब ऑफकोर्स हम केरला से, कर्नाटका से बहुत ही बैकलैश देख रहे हैं, क्योंकि आप इतनी विसिनिटी में रहते हैं, वहाँ के फिशरमैन, वहाँ की एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, वहाँ पे आप पैडी उगाते हैं बिल्कुल. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. आप सालों साल से वहाँ रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो ये कैसे हो सकता है? आप डिस्प्लेस तो नहीं कर सकते. अब केरला में तो बहुत ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं. तो ये एक प्रोटेस्ट है जिसमें सरकार इनके साथ है. तो इसलिए सरकार की, मतलब केरला की जो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने फाइनली प्रिपेयर किया है एक मैप को. उसमें उन्होंने क्या किया है कि दिखा दिया है कि देखिए ये फॉरेस्ट की बाउंड्री यहाँ खत्म होती है, इस बाउंड्री के आसपास इतने सालों से लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली इतनी तरह की बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ दैट. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फाइनली, अब उनके पास मैप है. अब ये मैप सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट कर दे कि हम क्या करें थे, लोगों को डिस्प्लेस कर दे. ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि केरला से बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. तो उनका केस अब स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस वजह से. ओके, सो दिस इज व्हाट. ओके, नाउ दिस इज अनदर आर्टिकल. क्या हुआ है, कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने अडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन को जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो बेलगावी को लेके हम इतनी दिक्कतें देख रहे हैं, इट इज़ अ क्लोज चैप्टर. महाजन कमीशन को जब बिठाया गया 66 ईयर्स पहले, उन्होंने कह दिया कि बेलगावी किसका रीजन है, बेलगावी इज अ पार्ट ऑफ
कर्नाटका, चाहे वहाँ पे मराठी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ भी है, लेकिन वो अब सेटल्ड डील है, क्यों उसको आप वो करते रहते हैं, बार बार प्रोवोक करते रहते हैं। ठीक है, अभी ये इन्होंने किसके वेक में कहा है, उन्होंने कहा है जो बेसिकली महाराष्ट्र के शिवसेना के MP हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि जैसे चाइना ने घुस गए ना, कोई भारत कुछ नहीं कर पाया, वैसे ही हम बेलगावी और बाकी रीजन्स में घुस जाएंगे और कर्नाटका कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो हैरान है कि किसी ने ऐसी बात बोली है, ऐसा बोम्माई जी ने कहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो उन्होंने बस यही कहा है, ओके, रेजोल्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इश्यूज रिलेटेड टू कर्नाटका's लैंड, वाटर, लैंग्वेज एंड द इंटरेस्ट ऑफ Kannadigas. Everyone was committed to initiating a constitutional and legal measures unitedly to protect the state's interests. Thank you so much. Please like the video.